275 लोगों की मौत, 1100 से ज्यादा लोग घायल, 200 शवों की अब तक शिनाख्त। बालासोर की त्रासदी कितनी बड़ी है, इसी से समझा जा सकता है। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस ट्रेन हादसे के 3 दिन बाद तक अभी भी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। आखिर इतना भयानक हादसा हुआ कैसे? क्या ओवर स्पीडिंग की वजह से ट्रेन डिरेल हुई? क्या सिग्नलिंग सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी थी? इन सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन रेलवे की जो शुरुआती जांच हुई है वो सिग्नल में गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। दुर्घटना सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस की हुई है। ये भी एक चीज़ है जो कि सबको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 3 इंजन भिड़ गए और बहुत सी मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो आपस में टकरा गई, कैसे सब एक ही रास्ते में थी। ये इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन या गलत समझ फ्लोट अराउंड कर रही है। अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज इम्पैक्ट था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। रेलवे बोर्ड की शुरुआती जांच में इसका खुलासा नहीं किया गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी थी और आयरन रॉड से लदी मालगाड़ी से कैसे टकराई, जबकि उसे तो अप लाइन पर जाने का ग्रीन सिग्नल था। मालगाड़ी बिल्कुल नहीं डिरेल हुआ क्योंकि आयरन ओर था वो। तो आयरन ओर इतना स्टेबल और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी स्टेबल होती है कि वो नहीं हिली तक नहीं, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ पर वो हिली नहीं, और पूरा इम्पैक्ट जो है वो इस ट्रेन के ऊपर आ गया जो कि पैसेंजर्स के साथ थी। तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। रेलवे बोर्ड की मेंबर ने जो डिटेल बताई उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बालासोर का वो हादसा कितना भयावह था। शुरुआती जांच में हादसे से जुड़ी जो बड़ी चीजें पता चली हैं, उसके मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल था। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी ग्रीन सिग्नल होने की पुष्टि की है, लेकिन अप लाइन के ग्रीन सिग्नल के बावजूद वो लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे बोर्ड की शुरुआती जांच बता रही है कि सिग्नलिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन ये रहस्य अभी भी बना हुआ है कि आखिर कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई कैसे। इसका संतोषजनक जवाब अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं मिला है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये लूप लाइन होती क्या है। दरअसल रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुख्य ट्रैक के अलावा 2-4 अतिरिक्त ट्रैक जोड़ दिए जाते हैं। इसका इस्तेमाल मेन लाइन से ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लाने या फिर मालगाड़ी को खड़ा करने के लिए किया जाता है, उसे लूप लाइन कहा जाता है। इसलिए इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पटरी छोड़कर लूप लाइन वाले ट्रैक पर कैसे शिफ्ट हो गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई। इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान बहुत अहम है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है. Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. रेल मंत्री के इस बयान के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या हादसे की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव है? आखिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव हुआ कैसे?
रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में फेलियर की गुंजाइश बहुत कम रहती है। But however, as it is being suspected, there was some kind of a problem in the system. Whether it was a physical error, कोई भी मशीन फेलियर प्रोन होती है। एक मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर एक 0.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। तो वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही है हर तरह के सिस्टम में। यही रहस्य है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है। दरअसल जब कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का हरा सिग्नल था या ग्रीन सिग्नल था, तो फिर वो लूप लाइन पर कैसे चली गई? ऐसा हुआ कैसे? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसकी बात रेल मंत्री कह रहे हैं, क्या वही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह है? हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जो बात उठ रही है, उसे जानना समझना जरूरी है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसे बेहद सरल भाषा में समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े बालासोर रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में पहुंचे। ये पैनल किस तरह से काम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक है, एक मैनुअल है। बालासोर रेलवे स्टेशन में अगर कोई ट्रेन आ रही है, उसको ट्रैक चेंज करना है, किस तरह से काम करता है? देखिए, दो प्रकार के समय में चलता है हमारा। पैनल में एक होता है और एक वीडियो में होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले जो हमारा माउस में क्लिक करके उसको कराते हैं, और एक तो अगर ये कभी भी खराब हो जाता है व बंद हो जाता है व किसी की तरफ से होता है, तो मैनुअली हम लोग पैनल को लेके आ जाता है। तो दोनों सिस्टम एक है, काम जब कराने का तरीका है वो सेम है। जो हादसा आगे यहाँ से करीबन 20-30 किलोमीटर आगे हुआ, वहाँ पर जो मोटा मोटी चीज़ समझ में आ रही है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो दूसरे रूट पर चली गई। ऐसे में आप लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या मोटा मोटी लगता है कि क्या हुआ होगा? क्या कोई गलत बटन या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं, वो गलत बटन नहीं होगा। गाड़ी डिरेलमेंट के वजह से वो गाड़ी हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट कौन सा कारण के लिए हुआ है वो हम लोग बता नहीं पाएंगे। वो उधर जब इंक्वायरी होगा तब पता चलेगा। तो एक बात तो साफ है कि ट्रेन डिरेल हुई, लेकिन डिरेल हुई कैसे, इसी की तहकीकात चल रही है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। लेकिन इस भयानक रेल हादसे के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस की मांग है कि प्रधानमंत्री इस बड़े हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लें। क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? हमारे रेल मंत्री प्रधानमंत्री जी के लंगूठा बन गए हैं। उनकी अपनी तरफ से कुछ बोलने का, कहने की, कोई हादसा करने की, कोई इंतजाम करने की कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए यहाँ मृतकों के परिवारों पे कोई ध्यान देने की किसी का गुंजाइश नहीं है, कोई समय नहीं है। यह हिंदुस्तान में 21वीं सदी का सबसे बड़ा और भयानक रेल हादसा है। इस रेल हादसे ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। जांच रिपोर्ट जब भी सामने आए, सवाल तो उठते ही रहेंगे कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है।